नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित विगत वर्षों में बार बार पूछे गए प्रश्न। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और साथ ही साथ एक टेट एग्जाम, एक राज्य की टेट एग्जाम के साथ साथ वो दूसरे राज्य की टेट एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ऐसे ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और इन क्वेश्चन को देख करके आपको प्रश्न का अंदाजा तो होगा ही होगा, पर साथ साथ आप टॉपिक को भी समझ पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो हमारे पर्यावरण अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है और उनसे किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए और देखते हैं। पहले हम वर्ष वाइज देखेंगे कि 2 वर्षों में पूछे गए, फिर 3 वर्ष में, फिर 4 वर्ष, 5 वर्ष, इस प्रकार से लगातार क्रम जो रहेगा वो बढ़ता रहेगा। और ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगे कि भाई ये तो बहुत ही इजी है। तो देखिए, इजी प्रश्न हमारे लिए सरल और कठिनता से ना देखें उसको, हमें इस तरीके से देखना है कि भाई ये प्रश्न महत्वपूर्ण कितना है। क्योंकि भाई अलग अलग राज्य में जब पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके पूछने के चांसेस तो होते ही होते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पर्यावरण अध्ययन के वो सब महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पहले प्रश्न में है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक जो है वो तैयार की है। तो अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए, यहां पर आपके लिए एक टॉपिक आ रहा है IUCN। अब देखिए, ये तो हो गया। अब आपको कभी कभी क्या होता है कि इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि IUCN जो है इसका पूरा नाम क्या है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो एक तो यहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये एक संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के नाम से जानी जाती है और इसका जो कार्य है, इसका जो मुख्यालय है, ये किस विषय में काम कर रही है, ये सब जानकारी आपको होना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए, यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न था, इसी के साथ में ये पी टेट में भी पूछा गया था 2011 में। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस राज्य में पूछा गया, इस राज्य में पूछा गया, तो निश्चित रूप से अलग अलग राज्यों के लिए मतलब वही प्रश्न आपको कभी कभी ऐसी कंफ्यूजन होती है जब आप पढ़ते हैं तो कि सर ये हमारे इस राज्य के लिए या स्टेट एग्जाम के लिए है कि नहीं है। तो प्रश्न होता है और सभी जगह पर वो अप्लाई हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। क्योंकि भाई जैसे IUCN का यहाँ पर पूछ लिया कि ये कौन सी पुस्तक तैयार करता है, कभी पूछ लिया किस राज्य में, पूछ लेगा कि इसका पूरा नाम क्या है, कभी किसी राज्य में पूछ लेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आप किसी भी राज्य से हैं, कोई भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो टॉपिक समझ में आ रहा है ना यहाँ से, तो उस टॉपिक को आप पूरा उसके दाएं बाएं कब कहाँ कैसे क्या करता है, ये सारे चीजें आपके लिए कंप्लीट होना चाहिए। तो निश्चित रूप से फिर कहीं से भी प्रश्न इसका उठेगा तो आप इसके कंप्लीट उत्तर दे पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके उत्तर की, पहले प्रश्न के। तो इसका जो उत्तर है, देखिए, ये जो पुस्तक तैयार करता है ना, रेड डाटा बुक तैयार करता है। और रेड डाटा बुक किसके लिए होती है? संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए। तो देखिए, अब कभी कभी रेड डाटा बुक से प्रश्न बन जाता है कि भाई रेड डाटा बुक में कौन सी प्रजातियों को दर्शाया जाता है। तो ये क्वेश्चन अब देखा ही है आपने हमेशा, है ना। तो संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है ये काफी महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से आप इसका उत्तर भी जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन जो था ना, किस राज्य से संबंधित है। अब चिपको आंदोलन को आपने बहुत सारी कई जगह पर जो भी कोई एग्जाम आपने दी होगी पहले भी निश्चित रूप से इसके बारे में पढ़ा होगा और उत्तर भी आपने सही दिया होगा। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि चिपको आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर बात कर सकते हैं कि यूपी टेट में पूछा गया और बी टेट में पूछा गया।
तो यहाँ पर हम पहले उत्तर को टिक कर देते हैं कि ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अब देखिए जरूरी नहीं कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, क्योंकि शुरुआत वहां से हुई, तो निश्चित रूप से ये भारत में फैला था। तो एक राज्य से होते हुए दूसरे राज्य में पहुंचा, तीसरे राज्य में पहुंचा, इस प्रकार से जगह जगह पर पूछा। जैसे दक्षिण भारत की पूछ ले कि कर्नाटक है, कर्नाटक में चिपको आंदोलन किस राज्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऐसा भी प्रश्न आता है ना। वहां पर ये कर्नाटक के अंदर जो है अपिको आंदोलन कह दिया गया था इसको, अपिको आंदोलन, जबकि आंदोलन यही था, पर वहां पर अपने राज्य के हिसाब से वहां पर नाम दे दिया गया था अपिको आंदोलन, जबकि ये चिपको आंदोलन था। ठीक है ना। तो ऐसे आपके लिए ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ कहाँ से प्रारंभ हुआ, किसने शुरुआत की, कौन प्रणेता है, कौन नेतृत्व करता है, ये सारी चीजें आपको इसमें पता होना चाहिए। अब देखिए चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से भी संबंधित है, गोरा देवी से भी संबंधित है, चंडी प्रसाद भट्ट से भी संबंधित है। तो अब हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि भाई आखिर किसने नेतृत्व या कौन इसके संस्थापक हैं, कौन इसके नेतृत्व करता है, कौन प्रणेता है। तो सब थोड़ी चीजें आप गहराई से उनको समझें कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ वहां से किस राज्य में फैला, वहां उस राज्य में कोई और नया नाम तो नहीं दिया गया इसको, और कौन कौन व्यक्ति फिर अलग अलग राज्य से इसमें जुड़ते गए, है ना। तो ये सब चीजें आपको इसमें थोड़ा सा ले करके चलना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये चिपको आंदोलन जो था ये उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था, और उत्तराखंड राज्य में एक चामोली जिला है, चामोली जिले से 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे ये भारत के अंदर फैला था, एक राज्य से दूसरे राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये प्रसिद्ध है। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो यूपी टेट और यूके टेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए एक राज्य से ही संबंधित नहीं है, मतलब जो टेट एग्जाम आपकी है, प्रश्न सिर्फ एक टेट एग्जाम से संबंधित नहीं है भाई, वही प्रश्न दूसरे टेट में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर काजीरंगा की बात करें तो ये प्रसिद्ध क्यों है, पहले तो ये चीज है प्रश्न में हमारी, एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा हमारा उत्तर हो गया। अब बात करते हैं कि ये कौन से राज्य में स्थित है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है, इसकी स्थापना कब हुई, है ना। तो ये सारी चीजें हमें लेकर के चलना होती है, और उसी प्रकार लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा लिए टॉपिक को याद करना बहुत आसान होगा। तो यदि बात करते हैं तो ये असम राज्य में स्थित है, और जो इसकी स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो थी ये 1974 में स्थापना इसकी हुई थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा सन, स्थापना, राज्य और कौन कौन से जीवों के लिए है वो, ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है सामाजिक वानिकी के उद्देश्य है। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होगा। तो देखिए सामाजिक वानिकी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये वनों के संरक्षण, वनों को लगाना, उनका प्रबंधन करना, ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से आपकी वन पर्यावरण का चैप्टर है, पर्यावरण के प्रश्न है, तो निश्चित रूप से वन के बारे में तो पूछा ही जाना है। तो देख सकते हैं आप यूपी टेट में और यूके टेट में 14 में और 15 में इधर पूछ लिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर होगा वो होगा पहला वाला, पर्यावरण, पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास के मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंध करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन के जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ हुआ। अब देखिए वो चिपको आंदोलन हम पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी टेट में फिर 15 में पूछा गया, यूके टेट में फिर 14 में पूछ लिया। अब यहाँ पर एक चीज आपको मिल रही है, चिपको आंदोलन के जनक गोरा देवी। ठीक है ना। तो जनक आपको यहाँ पता चल रहा है कि द्वारा आंदोलन जो था किस गांव से प्रारंभ हुआ, कि कौन सा गांव, कौन सा जिला, कौन सा राज्य, ये सब चीजें लेकर चलना है। तो रैनी गांव, मानमती या थिरपाक या हट गांव। तो रैनी गांव जो है ये इनसे संबंधित है, यहां से ये प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए होगा हमारा उत्तर बन जाएगा। फिर आपको राज्य ध्यान रखना है ना। तो निश्चित रूप से आपको अभी मैंने बताया था कि उत्तराखंड के चामोली जिले से ये हुआ था।
और जिले में रैनी गांव था। तो देखिए गांव तक पहुंच गए, जिले तक पहुंच गए, राज्य तक, इस प्रकार से प्रश्न चेंज हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो मोनाल अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और टी है यहाँ पर मेघालय। तो ये उत्तराखंड के, देखिए उत्तराखंड का तो है ही है, पर साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी होगा ना, ये हमारा इसमें सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है? तो देखिए फ्लोरा और फना, तो इधर 11 में ही यहाँ पूछा है और 11 में भी यहाँ पूछ लिया, यही प्रश्न है। फ्लोरा और फना काफी महत्वपूर्ण है। सीटेट का तो अभी आपने देखा ही है, सीटेट में भी ये कई बार आ चुका है ना। पहले 2-2 वर्ष के लिए थे, इसलिए सीटेट को इसमें हमने शामिल नहीं किया। तो यही प्रश्न जो है ना, सीटेट में भी कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो किसी जगह के फ्लोरा तथा फना जो है ये सूचित करते हैं किसको? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, या पक्षियों और पेड़ पौधों को। तो ये प्रदर्शित करते हैं पेड़ पौधे एवं जंतु को, है ना। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फूल, वनस्पति, और फना जंतु। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे और जंतु दोनों को ही सूचित करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु, बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, पर पूछा गया। देखिए रीट में पूछ लिया और यूपीटेट में पूछ लिया, है ना। सिंपल से समझ करके हम उन चीजों को माइंड नहीं करते, पर पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर हाथी, बाघ, शेर, मोर। अब देखिए पूछने का जो कारण है, भाई राष्ट्रीय पशु पूछा है, तो कुछ जो है शेर पर निशान लगा देंगे, कुछ बाघ पर लगाएंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पैदा होता है इन दोनों चीजों में, है ना। इसीलिए सिंपल से प्रश्न को भी कठिन बना दिया जाता है, क्योंकि वहां एक और विकल्प ऐसा रखेंगे कि कुछ लोग उधर पलटी कर देंगे, उधर चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से उत्तर वो गलत कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ना, वो होगा बाघ, ऑप्शन सी। अब देखिए इसका आपको थोड़ा सा वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है ना। चलिए आगे बात करते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसी देखते हैं? अब रात में जागने वाले जानवर जो हैं हर चीज को कैसी देखते हैं? केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हरे रंग में, केवल काली सफेद देखते हैं, या केवल हरे रंग में देख सकते हैं? तो ये सीटेट 16 में, सॉरी हाँ, सीटेट 16, 14 और 13। देखिए 3 बार रिपीट हुआ प्रश्न है ना, और 16 तक लिखे हैं, उसके आगे भी ये रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं वो हर चीज को कैसा देखते हैं? तो निश्चित रूप से वो जो जानवर होते हैं ये देखते हैं केवल काली और सफेद, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों देखते हैं? तो भाई उनकी आंखों की जो बनावट होती है ना, उसमें हमारी आंखों में और उनकी आंखों में थोड़ा सा चेंज होता है। शंकु और शलाका कोशिकाएं होती हैं जो इन चीजों को, कलर को नियंत्रित करती है, और ये चीजें इनके अंदर होती नहीं है ना। एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर, और हमारे अंदर दोनों प्रकार की होती है, शंकु भी और शलाका भी। तो इसी वजह से थोड़ा सा इनका नेचर ऐसा हो जाता है कि जैसे ये चीजों को केवल काली और सफेद ही देख पाते हैं, है ना। अब इसमें रात्रि में जागने वाले जानवर जैसे उल्लू हुआ, है ना, तो ये चीजें थोड़ी आसपास की भी आप इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहे जैसे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। सीटेट 16, सीटेट 12 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर ये हमारे देश में ये पौधा पाया जाता है कहाँ पर? असम में, उड़ीसा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पर? तो यहाँ पर राज्य पूछ लिया, तो ये मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है? तो मतलब सॉरी, क्यों खा जाता है कीड़ों को? तो ये नाइट्रोजन की अपनी पूर्ति करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र में पाया जाता है और वहां की जो भूमि होती है ना, उसमें नाइट्रोजन का अभाव होता है, इस वजह से ऐसा करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सत्य कथन को चुनना है हमें। यहाँ पर सीटेट 15 में, 16 में, 14 में 3 बार यही प्रश्न रिपीट हुआ है। देखिए हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। इसी के साथ साथ
अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं। आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ती या झाड़ियां खा लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इसमें क्या करना है कि कूट के अनुसार इसमें उत्तर का चयन करना है। तो कूट के अनुसार हम इसमें उत्तर का चयन करते हैं। तो पहले हम उत्तर का चयन कर देते हैं, फिर आपको वापस से कथन की ओर लेकर चलते हैं, पहला, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर पहला हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे इसमें उत्तर बन जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधित शोध का विवरण है और यह अद्भुत जीव विज्ञान में मील का पत्थर साबित हुआ। और इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो देखिए यूपिटेड में 15 में है ना, 17, 14 इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हालांकि ये यहाँ पर 15 अक्टूबर लिखा है ना, तो 17 में और इधर 14 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको यहां से एक चीज मिल रही है, द पुस्तक ये ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये किसने लिखी है, किन की पुस्तक है और किसके बारे में लिखी गई है? तो यहाँ पर जाति कैसे उत्पन्न हुई इसके बारे में ये पुस्तक लिखी गई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो पुस्तक है ना, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। आगे बात करते हैं, गिर राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में स्थित है? तो गिर फॉरेस्ट जो है ना गुजरात में है और ये एशिया में एकमात्र सिंहों के लिए आवास स्थान है ना। तो यहाँ पर सिंहों का संरक्षण किया जाता है। तो ये यूपिटेड में पूछा गया है, इधर 16 और 17 दोनों वर्ष में लगातार पूछ लिया। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में लड़के लड़कियों के लिए विवाह योग्य न्यूनतम आयु जो होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि लड़कों के लिए 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष होती है। तो पहला विकल्प इसमें हो जाता है और रीट में ये बार बार रिपीट हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं, विश्व ओजोन दिवस। ओजोन तो हर जगह पर महत्वपूर्ण है। तो यूपिटेड में 16 में, इसी के साथ में 13 में है ना, ओजोन विश्व पूछा है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाता है? एक तो पर्यावरण दिवस और एक ओजोन दिवस, ये तो आपको कंप्लीट होना ही चाहिए। तो 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन जो बी होगा इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अब देखिए ओजोन परत यहाँ पर आ रही है, तो निश्चित रूप से वो कौन सी परत में स्थित है ना, पृथ्वी से उसकी ऊंचाई कितनी है, ये सारी चीजें आपको पकड़ कर चलना है। ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को हम जानते हैं कि इसे हम डेसिबल में मापते हैं। तो ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 11, 16 और 11 रिपीट हुआ है। देखिए यूपिटेड और ये यूकेटेड है, ठीक है। तो यूपिटेड में फिर वही 11 में पूछा, वही 16 में पूछ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। तो सीएनजी जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, यहाँ पर इसका पूछा है कि ये किसका संक्षिप्त रूप है। देखिए रीट में पूछा गया है ना, और यूकेटेड में पूछा गया है। तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है और ईंधन के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटर गाड़ियों में यदि करते हैं तो पेट्रोल डीजल की तुलना में ये कम कार्बन उत्सर्जित करता है। चलिए आगे बात करते हैं डीडीटी। डीडीटी जो है एक प्रकार का कीटनाशक होता है और कीटनाशक होने के साथ साथ ये एक अनअपघटनीय भी होता है। मतलब ये आसानी से अपघटित होते ही नहीं है, आसानी से क्या होते ही नहीं है, क्योंकि अनअपघटनीय प्रदूषक है। अब आपको इसका पूरा नाम याद रखना है कि ये डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं चिपको आंदोलन के प्रणेता। देखिए चिपको आंदोलन पीछे नहीं छोड़ रहा है ना। 11 में सीटेट में, फिर यूपीटेट में 16 में, फिर पीटेट में 11 में। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए चेंज है, प्रणेता कौन है? वहां गौरा देवी संबंधित थी, यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पर गौरा देवी रख देते तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन में पैदा हो सकता था, पर याद रखिए प्रणेता में सुंदरलाल बहुगुणा। नेतृत्व भी इन्होंने किया है ना, पर प्रारंभ वहां से हुआ था, गौरा देवी गांव से। आगे बात करते हैं कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न, देखिए 18 में, फिर 12 में, फिर इसके बाद 15 में, फिर 13 में, इस प्रकार से 4 बार लगभग ये रिपीट हो चुका है कांसा। तो यहाँ पर
कथन देखना है, कांसा लोहे चांदी भांति स्वर्ण की भांति तत्व है, तो पहला तो यहाँ पर गलत हो ही जाता है क्योंकि ये तत्व नहीं है। और कांसे को तांबा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। कांसा एक अन्य मजबूत होता है, इससे तोप मूर्ति बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, तो भी ये बिल्कुल सही है। और कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और मजबूत नहीं होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है ना। तो दूसरा और तीसरा जो है ये यहाँ पर हमारा सही कथन है, तो इसके लिए कूट नीचे दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो विकल्प बी होगा हमारा, इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर? तो यहाँ पर प्रश्न मध्य प्रदेश से है, तो मध्य प्रदेश का ऐसा शहर जो झीलों का शहर कहलाता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भोपाल जो है वो शहर है जहाँ पर बहुत सारी झीलें आपको देखने को मिलती है और सुंदर सुंदर झीलें देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए मध्य प्रदेश का प्रश्न है जरूर है, पर सीटेट में पूछा गया प्रश्न है ना। इधर यूपी टेट में भी पूछा गया प्रश्न है, तो हमें हर राज्य के बारे में पता निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इस राज्य की टेट एग्जाम है तो सिर्फ यहीं का पूछा जाएगा। नॉलेज हमारा पूरे भारत के और विश्व स्तर की भी बातें हमें याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। यूपी टेट 11, एच टेट 14, एट टेट 12। देखिए कैसे रिपीट हुआ, यही प्रश्न है। कुनेन जो कि मलेरिया की एक औषधि होती है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। चावल वनस्पतिक तेलों का एक अच्छा स्रोत है, ये गलत है। दालों में प्रोटीन प्रचुरता से पाया जाता है, ये सही है। हरी सब्जियां विटामिन और खनिजों के लवणों का अच्छा स्रोत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है ये गलत है और यही हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो यही प्रश्न भोपाल गैस कांड का 2013, 16, 18, एमपीटेट 11 अलग अलग सभी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए भोपाल गैस जो होती है ये कौन आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो यहाँ पर गैस पूछा, मिथाइल आइसोसाइनाइड पहला ही विकल्प हमारा इसमें उत्तर हो जाता है। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये भोपाल गैस कांड था कब हुआ था, कितने लोग लगभग यहाँ पर मरे थे, तो ये सारी बातें इसमें पूछ ली जाती है ना। तो थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखिएगा, 2 से 3 दिसंबर दोनों तारीखें इसमें आ जाती हैं, क्योंकि 2 दिसंबर की रात्रि और 3 दिसंबर की जो शुरुआत 12 बजे के बाद की होती है वो इसमें दोनों ही शामिल है ना। 2-3 दिसंबर 1984 को ये प्रारंभ हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और कितनी बार रिपीट हुआ प्रश्न है, देखिए है ना। तो देख ही सकते हैं आप कितनी बार रिपीट हुआ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी ये कब लागू हुआ था, तो ये 1973 को लागू किया गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए कितनी बार आया हुआ प्रश्न है ये, है ना। 11 में, 18 में से प्रश्न तो बहुत सरल है, पर पूछा कितनी बार गया है। तो यहाँ पर 5 जून जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से आपको कुछ चीजें देखने में लगी होंगी, समझ में आपको आया होगा कि हम सिर्फ अपने राज्य या सिर्फ अपनी ही परीक्षा तक सीमित न रहें। वही प्रश्न जो होता है कई टेट एग्जामों में पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से आपके सामने जब भी दूसरे टेट एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे भी अपने लिए फायदे कारक या महत्वपूर्ण जरूर समझिएगा, है ना। क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है तभी तो वो वहां पूछा गया है और आपको उसे पढ़ना है, उसको ध्यान में रखना है। चलिए तो यहाँ पर आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और अगले वीडियो के साथ।